अरे ये क्या, आज भी वही हरी भरी सब्जियां। हाँ रणदीप, आज ये आलू मेथी बनाई है मैंने। खाकर बताओ तो कैसी बनी है। अरे क्या तुम भी बहू और सुलग्ना तुम। अरे तुम दोनों ने क्या हमें गाय भैंस समझ के रखा है क्या, जो सुबह शाम हम ये हरी भरी सब्जियां चरते रहे। अरे पिछले 4 से 5 दिनों से हम तो बस यही खा रहे हैं। अरे कितनी स्वादिष्ट बनी है सब्जी, और आप हो कि मुंह बना रहे हो। हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है, इसकी जानकारी भी है क्या आपको? हाँ हाँ पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम रोज रोज वही खाते रहे। अरे पहले तो तुम दोनों अलग अलग प्रकार के पकवान बनाया करती थी, और अब पता नहीं ये हरी भरी सब्जियां कहाँ से बनाने का भूत सवार हो गया है। देखिए रणदीप के पापा, अगर आपको खाना है तो खाइए, वरना छोड़ दीजिए, हम खा लेंगे। लेकिन यहाँ बैठकर मुंह आड़े टेढ़े करने की कोई जरूरत नहीं है। जरा रसोई में 10 मिनट काम करके दिखाइए, तब पता चलेगा आपको कि क्या हाल होता है। आज तो हम ये बिल्कुल नहीं खाएंगे, तुम दोनों ही खाती बैठो। चलो रणदीप बेटा, हम बाहर ही खा लेते हैं कुछ। लेकिन पापा जी। जाने दे बहू, ये सब करके उन्हें ये लगता है कि हम हरी सब्जियां बनाना छोड़ देंगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब से रोजाना इस घर में हरी सब्जियां ही बनेगी। रणदीप और विभूति दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में। अरे मिथिल, आज तूने क्या लाया है डब्बे में? ये देख, गोभी मसाला। अरे यार, तेरे डब्बे में भी वही हरी सब्जी। क्यों, तेरा भी वही हाल है जो मेरा हाल है? हाँ ना भाई, ये देख, अरबी की सब्जी और ये पराठे, वो भी आलू के नहीं हैं बल्कि मूली के बने हैं। मैं भी पक गया हूँ यार। एक वक्त था जब मुझे ऑफिस से घर जाने की इतनी उत्सुकता होती थी कि आज घर में क्या बना होगा, लेकिन अब तो पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि अब मुझे पहले से पता होता है कि घर जाकर हरी भरी सब्जियों का भंडार लगा होगा। वही तो यार। अरे ये सब हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोहल्ले में एक सब्जी वाला आता है जो सब्जियों को आधे दाम में बेचता है। इसीलिए सारी औरतें उसी से सब्जियां खरीदती है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ रणदीप, और आज वही सब्जी वाला हम सभी का दुश्मन बन चुका है। उस सब्जी वाले की तो ऐसी की तैसी। अरे औरतों का क्या है, उन्हें तो बस पैसे बचाने का कोई बहाना चाहिए। फिर एक दिन जब रणदीप का जन्मदिन होता है, तभी। अरे पलक, आज तो मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो मुझे बख्श दो और मेरी पसंद का खाना बना दो। लेकिन रणदीप, अरे तुम्हें तो पता ही है ना, खाने का सारा मेनू माँ जी ही पहले से तय करती है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हें अपने पति के लिए ये सब करना ही होगा, क्योंकि माँ तो मेरी बात मानने से रही। इसीलिए तुम ही कर दो ना, प्लीज पलक। ओके पतिदेव, आज जब तुम ऑफिस से आओगे तो तुम्हें खाने में सब कुछ अलग अलग दिखेगा, और उसे देखकर तुम एकदम खुश हो जाओगे। ये हुई ना बात। चलो, अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, जल्दी आता हूँ। बाय। बाय रणदीप। खाने को लेकर रणदीप के मन में बड़ी उम्मीदें तैयार होती है, लेकिन शाम में जब वो घर आता है तो सारा खाना देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारा नाम पलक नहीं पालक होना चाहिए था। अरे आखिर तुम्हें और माँ को हरी सब्जियों से इतना प्यार क्यों है? कम से कम आज के दिन तो कुछ और बना देती। बकवास मत करो रणदीप, खास तुम्हारे लिए माँ जी और मैंने सारी सब्जियों की अलग अलग रेसिपीज बनाई हैं, जिन्हें चखकर तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अरे इतना मुंह बनाने से पहले एक बार खाकर तो देखो। हाँ रणदीप बेटा, ये ले, ये सूप चख ले, और ये पालक की कचौरियां भी खा के देख, ये भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। क्या, पालक की कचौरियां? अरे भला ये भी कोई रेसिपी होती है क्या? जी आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। ले बेटा, मुंह खोल अपना, मैं खिलाती हूँ तुझे। लेकिन वो पकवान खाकर रणदीप को बड़ा अजीब स्वाद आता है और वो तुरंत पानी पी लेता है। हे भगवान, ये क्या था माँ? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है,
ऐसे लग रहा है जैसे मैंने एक हफ्ते से खाना ही नहीं खाया है। अरे आज रणदीप का जन्मदिन है। उसने बहू को पहले से ही बोलकर रखा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अंत में वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्यों खामखा पैसे जाया करना? आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, पता भी है क्या आपको? इसीलिए माची और मैं बचत करते हैं और सस्ती सब्जी बेचने वाले लालू भैया के पास से सब्जी खरीदते हैं। उनके आने से तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। उन्हीं की सस्ती सब्जियों के कारण हमारी कितनी सारी बचत हो जाती है। इनकी जिंदगी में तो खुशियां आई है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो दुख ही आया है। क्या कहा? जरा फिर एक बार जोर से बोलना। अरे बाबा कुछ नहीं, लेकिन माँ, हम पैसे किस लिए कमाते हैं? 2 वक्त की रोटी ठीक से खा पाए इसीलिए ना। तो फिर आप खाने के मामले में भी इतनी बचत क्यों कर रही हो? हमारे इतने पूरे दिन तो नहीं आए हैं ना जो हम महंगी सब्जियां ना खरीद सके। आप लोगों को तो बस हर बात में कंजूसी करनी है, फिर चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। अरे लेकिन अगर पैसा बचता है तो उसे फालतू में क्यों उड़ाना है? अरे फालतू का खर्च तो तुम दोनों सास बहू करती हो, जैसे बेवजह कपड़े खरीदना, इधर उधर घूमना, महीने में 10-10 बार पार्लर जाना। और खाना कोई फालतू का खर्चा नहीं है, जरूरी खर्चा है। उसमें बचत करके क्या मिलने वाला है तुम दोनों को? रहने दीजिए पापा। अगर इन दोनों को इतनी समझ होती तो आज मेरे जन्मदिन के दिन पर ये मेरे लिए अच्छे पकवान बनाती, लेकिन नहीं, इन्हें तो आज भी कंजूसी करनी थी। जाने दीजिए, मुझे मेरा जन्मदिन मनाना ही नहीं है। इतना कहकर रणदीप वहां से जाने लगता है। अरे रणदीप बेटा, रुक जा बेटा। देखा, तुम दोनों के कारण उस बेचारी का आज का इतना अच्छा दिन खराब हो गया। अरे अब तो सुधर जाओ, तुम दोनों ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सुलग्ना और पलक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपने पैसे बचाने की ही पड़ी होती है। सुबह सवेरे ही गली की सारी औरतें लालू सब्जी वाले के पास जमा हो जाती हैं। ये लो दीदी, आपकी सब्जियां। शुक्रिया लालू। अगर हम कहीं और से सब्जी खरीदे तो महीने भर में हमारे ना जाने कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन आज तेरी वजह से हमारे उतने सारे पैसों की बचत हो जाती है। हाँ लालू भाई, माँ जी ने बिल्कुल सही कहा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोज रोज हमारे मोहल्ले में आकर हमें इतने कम दाम में सब्जियां बेचने के लिए। अरे उसमें धन्यवाद की क्या बात है दीदी, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है ना। मुझे भी ग्राहक चाहिए, पर आप सबसे अच्छे ग्राहक और कहीं भी नहीं है। उल्टा आप सबका तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए, जो आप सब मेरी रेहड़ी की सब्जियां खरीदते हो, वो भी हर रोज। फिर एक रोज ऑफिस से घर आते समय मिथिल और रणदीप को एक सब्जी वाला दिखाई देता है। इतनी सारी हरी भरी सब्जियां खाकर अब तो मुझे इन सब्जियों की शक्ल तक देखने का मन नहीं करता। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ वैसा ही है। लेकिन यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। बाजार में बाकी सब्जी वाले एकदम महंगे दाम में सब्जी बेचते हैं, बस एक वो लालू सब्जी वाला है जो हमारे मोहल्ले में आकर रोजाना सस्ती सब्जियां बेचता है। आखिर इसमें उसका क्या मुनाफा हो सकता है? साधारण सी बात है यार, वो खुद ही सब्जियां उगाता होगा और ज्यादा ग्राहक पाने के लिए वो गली गली जाकर कम दाम में सब्जियां बेचता होगा, ताकि उसकी सब्जियां भी बिक जाए और उसे पैसे भी मिल जाए। हाँ, वो बात तो है। खैर, छोड़ वो सब और चल, वहां से समोसे और कचौरिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो हम इसे दबा कर खाएंगे, ताकि घर जाने के बाद वो हरी सब्जियां ना खानी पड़े। हाँ भाई, ये बात तो तूने एकदम सही कही। चल। फिर मिथिल और रणदीप बड़े ही चाव से समोसे और कचौरियां खाते हैं और उसे खाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही एक दिन रणदीप और मिथिल लालू सब्जी वाले के पास जाकर उसे कुछ पैसे देते हैं। क्या हुआ साहब, आप ये पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? ताकि तू उस मोहल्ले में फिर कभी ना आ पाए। क्या? और नहीं तो क्या। अरे तू यहाँ आकर सस्ती सब्जियां बेचता है और वहां घर पर हमें ना चाहकर भी रोज वो हरी भरी सब्जियां खानी पड़ती है।
इसलिए अब तू ये पैसे रख ले और कल से यहाँ आना बंद कर दे, ताकि औरतें तेरे पास से सब्जी ना खरीद पाए और फिर से हमारे पुराने दिन लौट आए, जब हमारे घर पर हरी भरी सब्जियां के अलावा भी मस्त मस्त पकवान बना करते थे। हाँ लालू, और अगर तुझे चाहिए तो तू और पैसे ले ले, लेकिन भाई हमारी जिंदगी से निकल जा, हमें और परेशान मत कर। अच्छा, तो आप लोग मुझे रिश्वत देकर यहाँ से भगाना चाहते हो? रुक जा, अभी मैं आपकी बीवियों को बुलाता हूँ। दीदी, अरे ओ पलक दीदी, जरा बाहर तो आइए, लालू सब्जी वाला बोल रहा हूँ। तेरी तो, अरे चुप हो जा लालू। लालू की आवाज सुनकर सुलग्ना और पलक वहां पर आ जाती है और लालू उन्हें सब कुछ बता देता है। अरे तुम दोनों इस हद तक चले जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस बेचारे के पेट पर लात क्यों मार रहे हो तुम दोनों? और नहीं तो क्या, अगर लालू हमें सब्जी बेचेगा तभी तो उसका घर चलेगा, और तुम हो कि उसे भगाने की फिराक में हो। वाह! अरे नहीं पलक, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। हाँ पलक भाभी, ये झूठ बोल रहा है, और ये बात आप प्लीज मेरी घरवाली को मत बताना। आजकल तो वो मुझे दिन रात बस हरी भरी सब्जियां ही खिलाती है, लेकिन अगर उसने ये बात सुन ली तो कल से वो मुझे चाय भी हरी भरी बना कर देगी। तो फिर आप दोनों हमें चुपचाप इस लालू से सब्जियां खरीदने दीजिए। अरे तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हम सब औरतें तुम पतियों के बारे में सोच सोच कर कम पैसों में घर चलाती हैं, और तुम लोग हो कि ये कर रहे हो। और नहीं तो क्या। और लालू, किसी के बाप से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर। तू ऐसे ही हर रोज की तरह सब्जी लेते आया कर। ठीक है माता जी। रणदीप और मिथिल को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं और अब अचानक से सबके पेट में दर्द होने लगता है। अचानक से ये क्या हो गया है हमारी तबीयत को? हाँ पापा, बहुत दर्द हो रहा है। और खाओ ना बाहर का खाना, अच्छी खासी सब्जी रोटी तो तुम्हारे गले के नीचे नहीं जाती ना, तो अब भुगतो। तुम दोनों के साथ तो यही होना चाहिए। अरे नहीं माँ, ये सब हमारे बाहर के खाने से नहीं हुआ है, क्योंकि पलक की भी तबीयत बहुत खराब है। और इतना ही नहीं, बल्कि मिथिल और गली के कई सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। वही तो, किसी को दस्त लग गए तो किसी को उल्टियां हो रही है। खैर, अब दवाई खा लो। अगर शाम तक फर्क ना पड़ा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इतना कहकर सुलग्ना वहां से चली जाती है और बाजार से लौटते समय सुलग्ना लालू सब्जी वाले को एक सुनसान सी जगह पर देखती है, जहां पर वो गंदी सब्जियों को धो रहा होता है। बेवकूफ लोग, सबको लगता है कि मेरी सब्जियां वाकई में तरोताजा है, लेकिन असलियत तो किसी को पता ही नहीं है, और ना ही कभी पता चलनी चाहिए कि मैं उन्हें गंदी क्वालिटी वाली सब्जियां कम दाम में बेचता हूँ। क्या? इतना बड़ा धोखा? इस नालायक की सब्जियों के कारण ही हमारी तबीयत खराब हो चुकी है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर सुलग्ना पास में पड़ा बांबू उठाकर लालू की खूब पिटाई करती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है, और उसके बाद घर आकर वो सबको सच्चाई बताती है। बहुत अच्छा किया माँ, जो उस फरेबी आदमी को पुलिस के हवाले सौंप दिया, वरना वो हमारा मोहल्ला छोड़कर किसी और मोहल्ले में खराब सब्जियां बेच देता। लेकिन इन सब से तुम्हारी अकल ठिकाने पर आई कि नहीं? जी विभूति जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और बहू ने कंजूसी और बचत के चक्कर में आप दोनों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन इस सब से मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिल गया है कि जीवन में जो खर्चे जरूरी है उन्हें करते समय सोचना नहीं चाहिए, और साथ ही किसी भी चीज को नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह अंत में वो दोनों माफी मांगती हैं, और उस दिन के बाद से घर में हरी भरी सब्जियों के साथ साथ बाकी सारे पकवान बनना भी शुरू हो जाते हैं, और उन्हें खाकर विभूति और रणदीप को बहुत खुशी मिलती है। किशोरी अपनी बेटी सीरत और बेटे सार्थक के साथ रहती है। एक दिन जब सीरत घर के बाहर अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है, तभी ओफो यार नीता,
तू क्या थोड़ी पागल हो गई है क्या? तूने ही मुझे कहा था ना कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाने में तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तू अब लास्ट मिनट पर यह कह रही है कि तू नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं यार, मेरी मदद कौन करेगा? तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मनीषा की बेटी भाव्या आती है। अरे सीरत, तुम टेंशन मत लो, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि कैसे लास्ट मिनट पर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें मना कर दिया है। हाउ स्वीट भाव्या दी, आप तो बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम जल्दी से प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर भाव्या सीरत के घर जाकर उसके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करती है और साथ ही वो घर में सबके लिए चाय भी बनाती है। भाव्या का इतना अच्छा बर्ताव देखकर किशोरी उससे बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है भाव्या बेटी, तुमने तो सबके लिए चाय भी बना दी, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे किशोरी आंटी, अब आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए मैंने बना दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चाय अच्छी बनाई है। धन्यवाद बेटी। किशोरी अपने बेटे सार्थक के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है। फिर एक दिन वो लोग बाजार में मिलते हैं। तभी, अरे किशोरी बहन, मनीषा बहन, क्या हुआ? आप दोनों अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना? मिला कि नहीं कोई? अरे नहीं सुमन, अभी तक मुझे कोई रिश्ता नहीं मिला। हाँ सुमन, मेरा भी यही हाल है। अरे तो फिर तुम दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों अपने बेटा और बेटी का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? वैसे भी सार्थक और भाव्या एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं। अरे हाँ सुमन, मैं तो हर जगह पर रिश्ते ढूंढती रही, लेकिन मेरे दिमाग में अपनी पड़ोसन की बेटी तो आई ही नहीं। भाव्या वैसे एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। जब जब वो घर पर आती है तब वो मेरी बहुत सेवा करती है। हाँ किशोरी बहन, मेरे दिमाग में भी सार्थक का ख्याल कभी नहीं आया। वो भी एक अच्छा और होनहार लड़का है, इतनी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करता है और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और ना ही मेरी भाव्या और उसके पापा को होगा। हाँ मनीषा बहन, मुझे भी कोई एतराज नहीं है और मेरा बेटा तो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। इसका मतलब रिश्ता पक्का समझो। इस तरह किशोरी और मनीषा के फैसले से अब सार्थक और भाव्या की शादी हो जाती है और किशोरी की पड़ोसन ही उसकी बहू बन जाती है। लेकिन शादी के बाद जब भाव्या सबके लिए नाश्ता बनाती है तभी, ओ गॉड भाव्या, ये हलवा है या कोई जानलेवा पदार्थ? अरे इसमें तो तुमने चीनी भी नहीं डाली है और ना ही ये पका हुआ है। अरे अगर ये पका हुआ भी होता ना तो मैं उसे उपमा समझकर खा लेता। हाँ भाभी, ये पराठे भी आपने कैसे बनाए हैं? आधे हैं जो कच्चे हैं और बाकी के आधे जले हुए हैं। काव्या बहू, अरे ऐसी कौन सी राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी थी तुझे जो तूने इतनी जल्दबाजी में इतना घटिया खाना बनाया? मुझे तो लगा था कि तेरे हाथों में स्वाद होगा, लेकिन तू तो एकदम गई गुजरी निकली। माफ कीजिए माँ जी, पहले ही लेट हो गया था ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सब घोटाला कर दिया। आई एम रियली सॉरी सार्थक और सीरत, अगली बार मैं पराठे एकदम अच्छे बनाऊंगी। उस दिन तो भाव्या को सभी समझ लेते हैं, लेकिन अब बीतते वक्त के साथ साथ भाव्या यूं ही सारे काम जल्दबाजी में करके पड़ोस में अपने मायके में चली जाती है। अरे भाव्या बेटी, आज तू यहाँ पर 5वीं बार आ रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है तो तू यहाँ पर बार बार क्यों आती है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। माँ पापा, आप दोनों को मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो बता दीजिए, मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं बेटी, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन बार बार यहाँ पर आना सही नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे? और ये सब करना तुम्हें एक बहू होने के नाते शोभा भी नहीं देता है।
और नहीं तो क्या। अरे ससुराल में एक बहू को कितने सारे काम होते हैं, और अगर उसके बावजूद भी तेरे पास वक्त बच रहा है तो तू उसे अपनी सास और ननद के साथ बिता। लेकिन तू यहाँ पर दिन में 50 बार मत आया कर। ये तेरा मायका है और अब तू पराई हो चुकी है, समझी कि नहीं? नहीं माँ, मैं मेरे सारे काम निपटा कर ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं ससुराल में नहीं कर सकती। जैसे कि आराम करना, जितना मर्जी हो उतना टीवी देखना, फोन पे बातें करना, जो चाहे जब चाहे खा लेना। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हे भगवान! भाव्या की बातें सुनकर मनीषा अपना सिर पकड़ लेती है। मनीषा के इतना समझाने के बावजूद भी भाव्या उसकी कोई बात नहीं सुनती, और उसके इस जल्दबाजी में काम करने के कारण एक दिन शाम तक गीले कपड़े बाल्टी में वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं, और दिन भर वॉशिंग मशीन का बटन भी चालू रहता है। ये देख भाव्या बहू, अरे तेरे मायके भागने के चक्कर में तू सारे काम आधे अधूरे करके जा रही है। ये कपड़े सुबह से गीले हैं, इन्हें तो तूने धो दिए, लेकिन सुखाएगा कौन? और ये मशीन का भी बटन ऑन ही रखा है। अरे ये सब तेरा क्या चल रहा है? माफ कीजिए माँ जी, वो मैं भूल गई। अरे चुप कर, बस माफ कीजिए ही करती रहती है, धोबी कहीं की। अरे शादी के पहले तो तू कितनी संस्कारों वाली लगती थी, लेकिन शादी के बाद तेरे असली रंग पता चल रहे हैं। मौका मिला नहीं कि फुदक फुदक के अपने मायके चली जाती है, निर्लज्ज कहीं की। और भाभी, अगर आपको अपना मायका इतना ही प्यारा है ना, तो अपनी शादी ही क्यों की? आप एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, और आपने तो मेरे कमरे की सफाई भी नहीं की। सुबह कॉलेज जाने से पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन मेरा कमरा अभी तक गंदा पड़ा है। सीरत, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ इस घर की। और तुम्हें अगर अपने कमरे की सफाई की इतनी ही पड़ी है ना, तो तुम खुद कर लो ना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो सारे काम मुझसे करवाती हो। अरे मैं अपने मायके ही जाती हूँ ना, थोड़ी ना कोई गुनाह किया है मैंने। भाव्या, तू मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे वो तुझसे छोटी है, लेकिन इसमें तो तुझसे भी ज्यादा अकल और समझ है। तू बस दिखावे के लिए गुनी और सुशील बनती है, और नौकरानी नहीं। एक बहू होने के नाते ये सारे काम करना तेरी जिम्मेदारी और फर्ज है। और अगर तुझे मायके में जाना है ना, तो तू जा सकती है, किसी ने तुझे रोका नहीं है। पर अपने सारे काम खत्म करके जाना। ठीक है माँ जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर भाव्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, और उसके अगले दिन वो सारे काम ध्यान से करती है। लेकिन उसके अगले ही दिन वो वापस से वही गलतियां दोहराने लगती है। इसीलिए अब गुस्से में किशोरी मनीषा और पारितोष के पास जाती है, और उनसे वो भाव्या की शिकायत करती है। भाव्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मैंने और तेरे पापा ने 1000 बार समझाया है कि अपने ससुराल और गृहस्थी पर ध्यान दे और अपने मायके में कम आया कर, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती। अब देखो, तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे नहीं चलता भाव्या, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, उनके घर की बहू और बीवी बन चुकी हो। माफ कीजिए पापा, माफ कर दो माँ। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी और अपनी बात पर टिकी रहूंगी और ससुराल पर ज्यादा ध्यान दूंगी। पक्का पापा। लेकिन इस बार भी भाव्या अपनी बातों से मुकर जाती है। 3 दिन वह ठीक से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके नखरे फिर से शुरू हो जाते हैं, और वो अब दोपहर में छुप छुप कर मायके जाने लगती है, ताकि अपने माँ और पापा के तानों से बच सके। एक रोज, क्या मतलब भाव्या गायब हो गई है? अरे सुबह से तो घर पर ही काम कर रही है ना। पता नहीं बेटा, अरे आजकल तो वह ऐसे ही गायब होती रहती है। शायद अपने मायके गई हो, वहीं पर जाकर देखते हैं।
फिर किशोरी भाव्या के मायके चली जाती है और वहां के बेल बजाने लगती है। क्या हुआ किशोरी बहन? अरे मनीषा बहन, आपने हमारी भाव्या बहू को देखा है क्या कहीं? पिछले 2 घंटे से वो लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो किशोरी बहन? हाँ पारितोष भाई साहब, हमें तो लगा कि वो यहीं पर होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। अरे नहीं किशोरी बहन, वो यहाँ पर आई ही नहीं। उतने में वहां पर भाव्या पीछे से आ जाती है और सबसे कहती है, क्या हुआ माँ? कौन इतनी बेल बजा रहा था? अरे भाव्या तू यहाँ पर? लेकिन तू यहाँ पर कब आई और कैसे आई? हाँ भाव्या, हमने तो तुम्हें अंदर आते हुए देखा ही नहीं। अरे पापा, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सो रहे थे ना, और आपकी नींद खराब ना हो, इसीलिए मैंने बेल बजाई ही नहीं और अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली आई आराम करने। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो भाव्या? देखो किशोरी बहन और बाकी सब लोग कितने परेशान हो गए हैं। सॉरी माँ। देख रही हो ना मनीषा बहन, अरे इसे समझाए हुए ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी है। अरे इसके नखरे देख देख कर तो हम परेशान हो गए हैं। माफ कीजिए किशोरी बहन, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। और भाव्या, अब बस बहुत हो गया, हम भी और ये सब सहन नहीं कर सकते। पारितोष जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। हम बरेली में अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहकर ये लड़की और बिगड़ती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अपनी शादी तोड़कर ही मानेगी। हाँ मनीषा, मैं भी इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। क्या? अरे नहीं माँ पापा, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज पापा, यहाँ से मत जाओ। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, मैं पक्का सुधर जाऊंगी। प्लीज माँ, ऐसा मत करो ना। चुप रहो तुम भाव्या। अरे तुम तो हर बार कहती हो कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन कभी नहीं सुधरती। 4 दिन बाद तुम्हारी यही हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत और अपनी लाइफ की कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन हमें तुम्हारी पूरी चिंता है। और अब हमारे यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। अरे नहीं माँ, मैं इस बार सच कह रही हूँ, मैं सच में सुधर जाऊंगी। लेकिन प्लीज माँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ। पापा, आप तो माँ को समझाइए ना। नहीं भाव्या, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे पड़ोस में ही मायका होने के कारण तुम तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हो। अगर हम यहाँ पर होते ही नहीं ना, तो तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो। इसीलिए हमारे यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। भाव्या उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकते और अपना ये वाला घर किराए पर देकर वो दोनों अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहते हैं। जिसके बाद भाव्या को अब ना चाहते हुए भी ससुराल में ही रहना पड़ता है और फिर वक्त के साथ साथ वो अपने ससुराल के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। शिवांगी अपनी ननंद तेजो, सास चंद्रिका, ससुर जगजीवन और पति वत्सल के साथ रहती है। उसकी ननंद तेजो काफी ढीली होती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, अरे तुमने कमरे में कितना गंद मचा के रखा है तेजो। अब तुम कोई पालने में पलने वाली दूध पीती बच्ची नहीं रही हो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, फिर भी कितनी ढीली हो, कामचोर कही की। ए शिवांगी बहू, मेरी लाडली बेटी से जबान संभाल कर बात कर, वरना एक कंटाप लगाऊंगी ना तो सीधे कानपुर पहुंच जाएगी। हाँ नहीं तो। माँ जी, ये सब आपके ही ढील देने के कारण हुआ है। अरे इसके कमरे की सफाई तो मैं रोज ही करती हूँ, पर इसे भी तो छोटे मोटे काम करने चाहिए ना। अब ये देखो कपड़े कल से यहीं पर पड़े हैं, कितने बास मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें सही से बाथरूम में धोने डाल दे। और ये देखो
फोन पे बात करने के चक्कर में इसने तो नोट्स को भी कहाँ फेंक दिया है। ये तो सरस्वती माँ का अपमान है माँ। अरे भाभी, ये तो कितने मामूली काम है और इन्हें करके आपकी कोई कमर नहीं टूटने वाली। अरे मेरे पास अब बस यही काम रह गया है क्या? मुझे घर में और भी ढेर सारे काम होते हैं और इतना ही है ना तो अपने लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट रख लो तुम। शिवांगी बहू, अभी मेरी तेजू की ये सब करने की उम्र नहीं है। शादी के बाद तो इसे ये सब करना ही है। तुझे इसकी आजादी और इसकी अच्छी जिंदगी देखकर जलन होती है क्या, जो तू हमेशा इसे इतना सुनाती रहती है? कुछ भी माँ जी। अरे मैं क्यों जलूं इससे? आखिर ऐसा क्या है इसमें जलने लायक? और मैं तो इसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी, ताकि इसे आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। अगर ये अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? देखिए भाभी, आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो और फूटो यहाँ से। और नहीं तो क्या, अरे शादी के बाद जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन तू इसमें अपनी नाक मत घुसा। इस तरह से उन तीनों की आपस में तू में हो जाती है। फिर एक दिन जब सभी घर वाले बाहर गए होते हैं, तभी तेजू एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती है। और जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होते हैं। ये क्या है तेजू, तुमने पूरे 2000 का खाना मंगवाया था। अरे इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वत्सल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अब भूख लगी थी इसीलिए मंगवाया मैंने। भूखी मर जाती क्या फिर मैं? अरे कोई सस्ता रेस्टोरेंट भी तो देख सकती थी ना तुम। और उससे भी बेहतर ये होता कि तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख जाती। अगर आज तुझे खाना बनाना आता तो ये इतने सारे पैसे खर्च ही नहीं होते। हाँ तेजो, पापा जी एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हें अब खाना बनाना सीख लेना चाहिए। अरे चिल करो आप लोग, सिर्फ 2000 ही तो खर्च हुए हैं। कौन से मैंने लाखों का नुकसान किया है आपका, जो आप तीनों मुझे इतना सुना रहे हो? लेकिन तेजो, तुम्हें खाना बनाना सीखने में आखिर क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल तो तुम्हें सीखना ही होगा ना, तो आज ही सीख लो इसे। सीखी हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती, कभी ना कभी काम तो आ ही जाती है। और शादी होने के बाद तो घर में खाना तुम्हें ही बनाना होगा, तब क्या करोगी तुम? वत्सल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपने ससुराल वालों को बाहर से खाना मंगवा कर दोगी क्या? तुम्हें भी तो कुछ आना चाहिए ना। अरे क्यों चढ़ रहे हो मेरी फूल सी बेटी पर? खाना ही तो खाया है ना उसने उन पैसों का, थोड़ी ना कोई नशा किया है या फिर कोई फालतू का खर्च किया है। मेरी बेटी पर चिल्लाना बंद करो और जाओ अपने अपने काम पर ध्यान दो तुम तीनों। इसे जब खाना बनाना सीखना है तब मैं उसे सिखा दूंगी, लेकिन तब तक इस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये किसी की कठपुतली नहीं है, समझ गए आप तीनों? फिर एक दिन जब वत्सल अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए एक कैफे में जाता है, तभी वहां पर उसे तेजो अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती हुई दिखाई देती है। और उसे देखकर वत्सल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताता है। चढ़ाओ माँ, और चढ़ाओ अपनी बिटिया रानी को सर पर। हमसे कहा कि आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसीलिए कोट और बाकी की चीजें खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। लेकिन ये मैडम तो कॉलेज बंक करके कैफे में जाकर तफरी कर रही थी। नहीं माँ, मैंने कोई कॉलेज बंक नहीं किया है। आज हमें कॉलेज से जल्दी छोड़ दिया था, इसीलिए हम लोग कैफे गए थे। झूठ मत बोलो तेजो। अरे पड़ोस की शीना भी पढ़ती है तुम्हारे कॉलेज में, और वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। मैंने खुद देखा उसे। चंद्रिका, तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण ही तेजो बिगड़ती जा रही है। इसे इतनी भी ढील मत दो कि ये उस दिशा में चली जाए जहां इसे जाना नहीं चाहिए। फिर वही बात,
अरे आप सबको मेरी बेटी से क्या तकलीफ है? और तेजो अगर कैफे में चली भी जाती है तो कौन सी आफत आ गई? इसकी कॉलेज अब केवल 1 महीने की ही रह गई है। उसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर शादी हो जाएगी। तो फिर शादी से पहले इसे जो भी करना है वो इसे करने दीजिए। क्यों इसके रास्ते में काली बिल्ली बन के आते हो आप सब? और नहीं तो क्या, मुझे तो आप सबसे कोई बात ही नहीं करनी। वाह बेटी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर एक दिन शिवांगी तेजो को एक लड़की को उसके नोट्स देते हुए देख लेती है। ये ले पायल, ये सारे नोट्स कंप्लीट करके दे देना मुझे। मैं तुझे पैसे तो दे ही दूंगी, लेकिन उस पर एक बर्गर की ट्रीट भी दूंगी। लेकिन तेजो, अगर सरिया मैम को हैंड राइटिंग देखकर मुझ पे कोई शक हुआ तो? नहीं बाबा, तू ही अपने नोट्स कंप्लीट कर। अरे नालायक लड़की, अगर मुझे ही ये नोट्स कंप्लीट करने होते तो मैं तुझे क्यों देती? फिर देख, तुझे ही ये कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझसे तो ये बोरिंग काम होने से रहा। जैसे हैंड राइटिंग आती है वैसे कर, लेकिन ट्राई करके थोड़ी अलग हैंड राइटिंग आए। ठीक है तेजो, चलेगा। मुझसे जैसा भी होगा मैं वैसा करूंगी। उन दोनों की सारी बातें शिवांगी सुन लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये मोहतरमा अपने काम दूसरों से करवाती है। फिर शिवांगी उसकी सहेली का पीछा करती है और उसे अपने घर पर लाती है। फिर वो शिवांगी के खौफ से तेजो का सारा सच उगल देती है। हाँ, तेजो ने ही बोला था मुझे कि अगर मैंने उसके नोट्स लिख दिए तो वो मुझे कुछ पैसे देगी और साथ ही बर्गर की ट्रीट भी देगी। क्या? तेजो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तेजो, अपना काम दूसरों से कराते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? निर्लज्ज लड़की। अरे हद है तेजो, तुम तो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती, और तुम अभी ही ऐसा कर रही हो तो आगे जाकर जब तुम पर अपने पति की, सास ससुर की और बच्चों की जिम्मेदारियां आएगी तब क्या करोगी तुम? उन जिम्मेदारियों को किस पर थोपोगे तुम? देखो तेजो, तुम्हें हम सबकी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर तुम इतनी ही ढीली और कामचोर रहोगी तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, ना ही करियर में और ना ही अपनी निजी जिंदगी में। क्यों चंद्रिका, अब क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? वैसे तो बड़ा बोलती रहती हो। उन तीनों की बात सुनकर तेजो और चंद्रिका किसी से कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि इस बार तेजो की गलती सरेआम सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी चंद्रिका तेजो का साथ नहीं छोड़ती। फिर रात में जब तेजो घर के बाहर बैठी होती है तभी वो उसके पास चली जाती है। ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए पैनकेक बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? खा बेटा, और तू चिंता मत कर, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। थैंक यू सो मच माँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और तेजो जैसे तैसे कॉलेज पास आउट कर लेती है, लेकिन तेजो की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता और इसीलिए जगजीवन और वत्सल उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। और एक दिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आता है। नितिन नाम का लड़का अपनी माँ अनुप्रिया के साथ तेजो को देखने आता है। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। तभी चंद्रिका मेहमानों से झूठ कहते हुए उन्हें नाश्ता परोसती है। लीजिए ना अनुप्रिया जी, ये ढोकला और ये समोसे मेरी ही बेटी ने बनाए हैं। वो तो एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की है और मेरी बेटी के जैसे लड़की आपको तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, ये माजी तो फिर शुरू हो गई। बेटी में तो एक भी गुण नहीं है, लेकिन माजी तो उसके तारीफ के पुल ही बांधे जा रही है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? जी, वैसे हम काफी अमीर है, घर में सभी चीज के लिए नौकर चाकर भी है, लेकिन हम यही चाहते हैं
कि हमारी बहू हमारे घर पर खुद से खाना बनाए। आज तक हमारे घर पर रसोई के लिए हमने कोई भी नौकर नहीं रखा है, क्योंकि रसोई एक घर का पवित्र स्थान होता है। इसीलिए वहां पर घर की बहू ने ही आज तक खाना बनाया है। आपकी बेटी अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाती है तो मैं उसे अपने आंखों से देखना चाहूंगी कि वो खाना कैसे बनाती है। कोई भी छोटी मोटी डिश बनाकर दिखाओ बेटा। क्या? ठीक है अनुप्रिया जी, चलिए। चलो तेजो बेटा, घबराओ मत। जैसे तुमने हमारे लिए खाना बनाया है वैसे ही इनके लिए भी बनाकर दिखाओ। चंद्रिका भी तेजो के साथ जाने लगती है। तभी अनुप्रिया उसे रोक लेती है। अरे चंद्रिका जी, आप यहीं पर रुक जाइए। वैसे भी मैं अपने होने वाली बहू से अकेले में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो चले तेजो, आज तो हम दोनों ही जाएंगे रसोई में। क्या? मेरा मतलब ठीक है जी, आप जाइए। फिर रसोई में जाने के बाद तेजो के पसीने छूटने लगते हैं। तो बताओ तेजो, क्या बनाओगी तुम? देखो बेटी, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहती, बस मसाला चाय ही बनाकर दिखा दो। अब ये सब खाकर थोड़ी सुस्ती भी आ गई है ना, इसीलिए मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है अनुप्रिया आंटी, मैं बना दूंगी। फिर तेजो एक पतीले में पानी भरकर उसे गैस पर चढ़ा देती है, लेकिन उसे तो गैस ऑन करने भी नहीं आता। अरे क्या हुआ तेजो, किस सोच में पड़ गई तुम? गैस तो ऑन करो। वो दरअसल तेजो अब ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक गैस के सामने ही खड़ी रहती है और अनुप्रिया समझ जाती है कि तेजो को कुछ भी नहीं आता। फिर वो बाहर आकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कितनी झूठी और मक्कार हो आप चंद्रिका जी, आपकी बेटी को तो गैस भी ऑन करने नहीं आता। क्या करेगी ये मेरी घर की बहू बनकर? हमें नहीं जोड़ना ऐसी लड़की के साथ हमारे नितिन का रिश्ता। जिस लड़की को गैस भी ऑन करने नहीं आता वो घर गृहस्थी को क्या संभालेगी? अरे नहीं अनुप्रिया जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी थोड़ा डर गई होगी। मेरी बात तो सुनिए। अनुप्रिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने बेटे नितिन को लेकर वो वहां से चली जाती है। देखा ना चंद्रिका, अब आई कि नहीं तुम्हारी अकल ठिकाने पर। इसीलिए कह रहे थे हम सब कि मत चढ़ाओ इसे इतना सर पर, मत दो इसे इतनी ढील, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी कोई बात नहीं सुनी। अरे इसको बिगाड़ने में तो सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है चंद्रिका। तेजो, अगर तुम पहले ही हम सबकी बातें मान लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देखा ना तुमने, अनुप्रिया जी ने तुम्हें कितना कुछ बोला। और नहीं तो क्या, अरे हम सब तो तुम्हें पागल नजर आ रहे थे, लेकिन आज देखो खुद ही दूसरों के सामने पागल साबित हो चुकी हो तुम। सबकी बातें सुनकर तेजो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। ना तो मैं इतनी ढीली रहती और ना ही आज ये सब होता। और इन सब में सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही इसे इसके हर एक गलत काम में इसका साथ दिया है और इसे बढ़ावा दिया है। हाँ माँ, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने वाली हूँ। अब मैं भाभी की तरह बिल्कुल होशियार और समझदार बनूंगी और हर एक काम को फुर्ती से और लगन से करूंगी और अपने जीवन में बिगड़ी हुई हर एक चीज को मैं ठीक करके ही रहूंगी। तेजो उस दिन ठान लेती है और वो फुर्तीली बनकर हर एक काम लगन से करती है और अपने जीवन में खूब आगे जाती है।